रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा सुर्खियों में है। न्यूज 18 के चौपाल के मंच पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बहस को बेमतलब बताया। चौपाल के मंच पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राम के नाम पर राजनीति नहीं करने की अपील की। क्या फर्क है हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूँ बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप लेकिन कह रहे हैं मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं सब वही में कह राम, रहा आप कह रहे हैं हूँ। आरएसएस के लेकिन राम मेरी अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है। और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, एक तो ये धर्म का नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो को रही है। गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी मंदिर जाने लगते हैं, तो वहीं चुनाव आते ही प्रियंका गांधी मंदिर में जाने लगती हैं। अब इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि आस्था से जुड़े मामले पर बीजेपी सियासत करती है। 19 के बाद आपने कृषि कानून बनाए, क्यों बनाए किसी को पता नहीं, वापस क्यों लिए किसी को पता नहीं, संसद में चर्चा नहीं करते, आंकड़े आप छुपा के रखते हो, कोरोना से कितनी मौतें किसी को पता नहीं, नोटबंदी में जमा कितने पैसे बैंक में किसी अभी तक पता है, अभी गिन ही रहे पैसों को अभी तक। ये मुझे बताइए, सरकार की एक जवाबदेही होती है ना। नोटबंदी में जो पैसे जमा हुए, आज तक पता है कि कितने पैसे जमा हुए हैं? आपने कितनी मौतें हुई, कोरोना पता नहीं। जब लॉकडाउन हुआ था कितने श्रमिक गए अपने अपने गाँव में, कितनों के रोजगार गए, कितनों की जाने गई, कोई आंकड़ा नहीं है। तो आप आंकड़े बताते नहीं हैं, आप पारदर्शिता से काम करते नहीं हैं, आप बस वादे करते रहे, मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिट इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, योगा इंडिया, मतलब इतने नारे, इतने वादे और ढाक के 3 पात। चलिए आखिरी सवाल। एक सेकंड, हाँ, आप मत भूलिए, जो हंगर इंडेक्स है उस पर हिंदुस्तान का अंक नीचे आ रहा है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, और कोई भाजपा का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि महंगाई को हम कम करेंगे। लोगों के आंसू पहुंचने के लिए कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। ये कैसा शासन है जब महंगाई, करप्शन, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, भुखमरी, इस पे कोई संवाद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मंदिर, काशी, अयोध्या, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, सीए, एनआरसी, इस तक सीमित रहेगी राजनीति। चौपाल के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ फिर से राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। अगले साल होने वाले सत्ता के संग्राम के लिए यूपी का रण तैयार है। नेताओं के सियासी तर्कश से बयानों के तीर लगातार निकल रहे हैं। सियासी पिच पर नेता लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने यूपी चुनाव से जुड़े हुए 9 सवाल उनसे किए गए हैं। उन्होंने उनका जवाब क्या दिया, आइए सुनते हैं।
35 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी सीएम दोबारा वापसी नहीं कर सका है, वो वापसी करेंगे। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में कह रहे हैं कि यूपी में उनको सैटेलाइट मैपिंग के जरिए ढूंढना पड़ेगा। देखिए, ये तो समय बताएगा। 2014 के बाद जितने भी गठबंधन बने उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा में, सबको जनता रिजेक्ट कर चुकी है। देखिए, वो तो खुद ही गठबंधन में चल रहे हैं, तो गठबंधन की आलोचना करने का अधिकार उनको तो नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में कहा कि 4.5 साल तक वो सड़कों पे दिखे नहीं, कहीं भी नहीं दिखे। ये तो सच्चाई है। वो 5 साल में जो वहाँ की जो समस्या आई, उसके सामने वो लोग आगे नहीं आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी नाराजगी नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो चुनाव का परिणाम इसको बताएगा। ये भी कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि यूपी में राम मंदिर बन सकता है, लेकिन शाहीन बाग नहीं बन सकता। उनके पास हथियार कहिए या उनके पास चुनाव के लिए जो नारा है, वो वही है, ध्रुवीकरण का। ये भी कहा कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए वो वक्त गया जब अपने पवित्र स्थलों के लिए लड़ना पड़ता था। अजित नाथ जी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं कि 5 साल की वो उपलब्धि बताएं। वंशवाद की राजनीति को चुनौती बताया। उनके पार्टी के अंदर वंशवाद भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको नहीं वो दिखाई नहीं पड़ेगा। लड़ाई दूसरे नंबर के लिए विपक्षी पार्टियों में, वहाँ की जनता तय करेगी। न्यूज 18 की चौपाल में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने और 325 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर प्रतिक्रियाओं का दौर है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी से जब इस सवाल के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो 350 से ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतकर फिर से एक बार सत्ता में लौट रहे हैं। दूसरी पार्टियां नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अबू आजमी हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। अबू भाई, आप तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 300 से ज़्यादा सीटें चुन के आ रहे हैं, सत्ता में दोबारा आ रहे हैं, तो आप मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों लाते हैं? आप लाइए विकास की बात। आपके पास कुछ बचा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों से ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई करीब करीब आखिरी मोड़ पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? 400 सीटें हम जोड़ समझ रहे हैं, 400 सीटें मैं नहीं। देखिए, अगर आप भी इंसाफ पसंद टीवी वाले हैं, आप भी प्रेस वाले सही हैं, तो उत्तर प्रदेश में टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है आज समाजवादी पार्टी का नाम। जिस तरीके से अबू आजमी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव इस बार 400 से ज़्यादा सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। गजेंद्र शेखावत ने दावा किया कि देश की राजनीति में जनता अब विकास के आधार पर वोट देती है, धर्म के नाम पर नहीं। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नए सिरे से गढ़ी जा रही है। आपके मुताबिक, उन्होंने तो बता दिया, आपके मुताबिक हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है? मुझे लगता है कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि धर्म एक जीवन पद्धति है। वाह। जो कुछ धारण किया जा सके वो धर्म है, बाकी शेष सारी पूजा की पद्धतियाँ हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, मेरी अपनी आस्थाएं हो सकती है, अपना विश्वास हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर ये राजनीति करना न तो भारतीय जनता पार्टी में कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या कुछ ऐसे दल जो सत्ताओं से नकार दिए गए, वापस उस स्थान पर पहुंचने के लिए ऐसे मार्गों का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि अब 21वीं शती में भारत का मतदाता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी का मतदाता वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है। 2014 के बाद में इस देश में राजनीति में अगर कोई एक विषय रहा है, कोई एक आकलन का आधार रहा है, तो वो विकास रहा है और आने वाले समय में वही रहने वाला है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीएए कानून पर कहा है कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ गलत होता है तो ऐसे हिंदुओं को हिंदुस्तान आने का अधिकार होना चाहिए। आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू
उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे। आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए, जहाँ भी हिंदू का तकलीफ हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई? धर्म का आधार में ही तो है दुनिया। हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? नागरिकता सबसे बड़ा विरोध यही है ना। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है। हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज अ हिंदू सिविलाइजेशन। यहाँ में वेद होता था, यहाँ में उपनिषद होता था। हिंदू, हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का। और असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असम के सीएम बांटने की राजनीति करते हैं। सारे धर्मस्थलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारा संविधान लेता है, गारंटी देता है हमारा संविधान। और हमें खुशी है कि हमने उस संविधान को, कांग्रेस ने उस संविधान को लागू किया। हमें खुशी है इस बात की कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हम लोगों ने किया जब भाजपा कहीं नहीं थी। ये उस तरीके की उल्टी सीधी बातें करते हैं। असलियत के मुद्दों पर आइए योगी जी। ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करने पे इस बार वोट आपको नहीं मिलेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कंगना रनौत को किसानों ने घेर लिया है। किसानों ने उनसे माफी मांगने की बात कही है। पंजाब के रोपड़ में किसानों ने उन्हें घेरा है। और इस बीच बीते दिनों जिस तरह से कंगना ने ट्वीट किया था, उसको लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर, उनके बयान को लेकर किसान जो है वो आहत हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि कंगना को घेरा है किसानों ने, और रोपड़ में ये किसानों ने उनका घेराव किया है। लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में बनी रहने वाली कंगना रनौत को किसानों ने घेरा है। और ये जो घेरने की जो जानकारी जगह के संबंध में आ रही है वो ये कि चंडीगढ़ ऊना जो हाईवे है वहां पर इसकी वजह से जाम लग गया है, क्योंकि कंगना रनौत को किसानों ने घेर लिया है। और पंजाब के रोपड़ में किसानों ने घेरा है, जिसकी वजह से हाईवे पर पूरा जाम लग गया है। कंगना से माफी मांगने की बात कही जा रही है और इसको लगातार आगे बढ़ाते हुए किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक किसानों से माफी नहीं मांगती कंगना रनौत, तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। किसान लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं। और किसानों को लेकर, साथ ही जिस तरह से समय समय पर कंगना अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, इस बीच ये खबर आ रही है कि किसानों ने उन्हें घेर लिया है। और ये तस्वीरें देखिए उनकी उस कार की जिसमें वो सवार हैं, और इसको लेकर अब विवाद है। चमन पलानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, घेराव की वजह और आगे बताइए, हो क्या रहा है वहां पर?
जी प्रीति, देखिए कंगना रनौत जो है वो लगातार ही जो है किसानों के निशानों में बनती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो कंगना रनौत ने जो सिखों को लेकर और जो महिलाओं को लेकर जो एक बयान दिया था, उसी को लेकर जो है किसान जो है नाराज थे काफी, और उसी को लेकर जो है वो माफी मांगने की मांगों को लेकर जो है वो आज कंगना रनौत जब मनाली के लिए जा रही थी तो उन्होंने रोपड़ के पास कीर्तपुर साहिब जो हाईवे है, जो मनाली चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है, वहां पर कीर्ति किसान यूनियन ने जो है वो कंगना रनौत को वहां पर रोका और उसकी गाड़ी को काफी देर रोके रखा। उसके बाद जब वो कीर्ति किसान यूनियन ने आगे उनको नहीं बढ़ने दिया तो कुछ देर बाद कंगना की जो सिक्योरिटी थी उसने फोन किया और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस उस पर बचाव करने के लिए वहां पर पहुंची। और पंजाब पुलिस के जो पुलिस है वो भी आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत के जो काफिले को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन वो वहीं पर जो है यूनियन के लोग कंगना रनौत के जो काफिले के बीच में आ गए और काफी देर जो है वो हंगामा चलता रहा। और किसान जो है वो अभी भी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि कंगना रनौत को अपने बयान को वापस लेना चाहिए और उसको माफी मांगनी चाहिए। जी, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि उनके काफिले को, उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में ये जो किसान है वो एकत्रित हुए हैं और हाथों में झंडे इन्होंने लिए हुए हैं। ये झंडे किसके हैं? जी देखिए, ये भारतीय जो किसान कीर्ति यूनियन है, ये वो कीर्ति यूनियन के झंडे हैं और ये किसानों की एक यूनियन है और उन्हीं के द्वारा है जो है वो आज ये जो है वो धरना प्रदर्शन जो है कंगना रनौत के खिलाफ लगाया गया है। वो खुद एक महिला है और एक वृद्ध महिला को लेकर ये पूरा मामला गहराया है, जिसको उन्होंने एक पोस्ट किया था और उसमें उस महिला को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने उसमें लिखा जिसको लेकर किसान आहत हैं और अब वो न सिर्फ माफी की मांग कर रहे हैं और लगातार उनको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी तब तक आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच जाम लगने की भी खबर आ रही है। चमन जी देखिए, जैसे ही कंगना का जो काफिला था वो गुजर रहा था तो वो नेशनल हाईवे पर किसानों ने जो है वो जाम लगा दिया है और उसी कारण जो है वो जो चंडीगढ़ से जो ऊना हाईवे है और मनाली हाईवे है उस पर काफी देर से जो है जाम लगा हुआ है, क्योंकि किसान जो है वो बीच रोड पर ही धरना प्रदर्शन लगा के कंगना के खिलाफ बैठे हुए हैं। जी, और ऐसे में ये कितनी देर से चल रहा है सब कुछ? जी देखिए, अभी 2 घंटे के करीब हो गए हैं और 2 घंटे से अभी तक जो है वो इसी तरह की जो है स्थिति बनी हुई है। तो कंगना की जो गाड़ियां हैं उसमें एक ही गाड़ी है या कई गाड़ियां हैं जिनको रोका गया है? जी देखिए, कंगना के नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट proposes to provide financial assistance to the kin of farmers who died during the said agitation. If so, the details thereof, and if not, the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter, and hence the question does not arise. Record नहीं है तो compensation किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं।
कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए पार्लियामेंट में, आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। अंग्रेजी कर देते हैं। Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people have given jobs? 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people not in Punjab, from other states, and there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you're lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI, Siddharth. Sorry, yeah. He's here, right here. मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं। मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पेंसेशन जो है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह। फोन कर लें कि है या नहीं है, पता लग जाएगा।
Thank you, sir. We'll PTI.